गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसके जहाँ तक पढ़े थे लास्ट क्लास में उसके आगे चलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग देख लिए थे, जिसमें कि हम लोग आप लोग को हमने एक्सप्लेन किया था कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे देखा है हम लोगों ने कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है ये कि जब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो होगा तब बड़ी इक्विलिब्रियम में होगा। उसके साथ साथ क्या तीसरा कंडीशन चाहिए, समेशन ऑफ मूवमेंट थ्रू ए पॉइंट थ्रू ए सिंगल पॉइंट इज ऑल्सो जीरो। ये तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। तो जब भी पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन है तो आप तीन कंडीशन लिखेंगे। पहला, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ all movement through a point in system is zero, then we can say the system is in equilibrium. आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में भी तीन पॉइंट है। इसमें इक्विलिब्रियम का तीन प्रिंसिपल है। पहला, टू फोर्सेस का प्रिंसिपल, थ्री फोर्सेस का प्रिंसिपल और फोर फोर्सेस का प्रिंसिपल। तो एक एक करके देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट में है टू फोर्सेस प्रिंसिपल। टू फोर्सेस जब बड़ी होगा किसी सिस्टम में, दो फोर्स लग रहा होगा तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये टू फोर्स सिस्टम या टू फोर्स प्रिंसिपल हम लोग को बताता है। किसका प्रिंसिपल है ये सब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बताता है कि टू फोर्स प्रिंसिपल, एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ as per this principle, if a body is in equilibrium is acted upon two forces, then they must be equal and opposite and collinear also। कहता है कि जब किसी वस्तु पे दो फोर्सेस लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है तो टू फोर्सेस प्रिंसिपल के अनुसार उस दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और साथ में कोलिनियर होना चाहिए। मतलब एक ही लाइन में लगे, एक ही पॉइंट। कोलिनियर कब होता है, कोलिनियर फोर्स कब होता है, जब लाइन ऑफ एक्शन उसका पैरेलल होता है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन क्या उसका पैरेलल होता है और इक्वल एंड अपोजिट होगा। जैसे देखो, अगर हम आपको ड्रॉ करके बताएं कि एक ये बॉडी है, सिंपल बॉडी, एक सबसे सिंपल बॉडी हम जब भी लेते हैं, आपको सबसे सिंपल कोई रेक्टेंगुलर बॉडी ले लेते हैं या कोई वर्टिकल बॉडी ले लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं कि आप लोग इसको आसानी से समझ पाइए। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम बॉडी बोल रहे हैं तो वो रेक्टेंगुलर ही हो, सर्कुलर ही हो। ठीक है ना, बॉडी का मतलब है उसका शेप एंड साइज हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, केवल हम मेंशन कर रहे हैं कि कोई वो बॉडी है। शेप एंड साइज अगर मेंशन रहेगा तो वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें शेप एंड साइज के बारे में नहीं बोल रहा है। बॉडी किसी 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 भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, मगर उस पर जब फोर्सेस लग रहे हैं, टू फोर्सेस लग रहे हैं, तो वो दोनों फोर्सेस क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो, साथ कोलिनियर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू फोर्सेस ऑफ प्रिंसिपल। कहने का मतलब है कि अगर कोई सिस्टम या कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उस पर दो फोर्सेस लग रहा है तो इस टू फोर्सेस प्रिंसिपल के अनुसार दोनों फोर्सेस को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ क्या होना चाहिए कि दोनों कोलिनियर हो मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। ठीक है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर अप्लाई हो जाएगा तो टू फोर्सेस प्रिंसिपल हम लोग कह सकते हैं कि ये टू फोर्सेस प्रिंसिपल है। सपोज ये सर्कुलर बॉडी है। ठीक है, तो सर्कुलर बॉडी पे भी अगर टू फोर्सेस लग रहा है, सपोज दैट हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के वर्टिकल फोर्सेस ले रहे हैं, तो भी ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना, तो भी ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल बोल रहा है, दे मस्ट बी इक्वल, मतलब क्या, फोर्स मस्ट बी इक्वल। यहाँ फोर्स के बारे में चर्चा हो रहा है ना, क्योंकि मेंशन कर दिया एज पर दिस प्रिंसिपल, एज पर टू फोर्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, इफ ए बॉडी, कोई बॉडी जब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस दोनों फोर्स को दे मस्ट बी
इक्वल, दोनों फोर्स को इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल किस में होना चाहिए? मैग्नीट्यूड में। अपोजिट, अपोजिट किस में होना चाहिए? डायरेक्शन में। और कोलिनियर मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टू फोर्सेस प्रिंसिपल। सपोज दैट, अगर सर्कुलर बॉडी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, पिछले में क्या किए थे हम लोग? रेक्टेंगुलर बॉडी की चर्चा किए थे इसके पहले वाला एग्जाम्पल में। मगर क्योंकि इसमें शेप एंड साइज मेंशन नहीं है, तो कोई भी सिस्टम है या बॉडी है तो उसका शेप एंड साइज मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी शेप एंड साइज पे ये लागू कर सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे रेक्टेंगुलर बॉडी का आप लोग को एक्सप्लेन किए थे, इसमें आपको सर्कुलर बॉडी पे जैसे एक्सप्लेन करना है, तो जैसे कोई एफ फोर्स अगर इस पे लग रहा है, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड एक्स न्यूटन अगर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर एफ फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, तो ये भी एक्स न्यूटन होगा। ठीक है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट होना चाहिए। तो देखो एगो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। और दूसरा क्या? दूसरा क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में है ना जी। कोलिनियर का मतलब क्या? लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन इक्विलिब्रियम। अगर पैरेलल भी रहेगा तो भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इसमें करेंगे तो क्या होगा? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, मगर अगर सम डिस्टेंस से अगर होता है, किसी डिस्टेंस से होता है, पैरेलल होता है, तो इसमें मोमेंट आने का चांसेस रहेगा। तो उस केस में मोमेंट भी जीरो होना चाहिए हमारा। ठीक है, मोमेंट भी समेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना है? इक्विलिब्रियम का तीन कंडीशन पढ़े थे ना, तो समेशन ऑफ मोमेंट भी जीरो होना चाहिए। मगर अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल रहेगा और मोमेंट जीरो नहीं रहेगा तो इक्विलिब्रियम बड़ी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, मगर कंडीशन में भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर मोमेंट जनरेट हो रहा है बॉडी पे, तो मोमेंट क्या हो? सम ऑफ ऑल मोमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट, तो इक्विलिब्रियम में होगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को भी वो सेटिस्फाइड करेगा। अगर नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नहीं, हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो पहला प्रिंसिपल आप लोग समझ गए। पहला प्रिंसिपल में तीन कंडीशन है। जब टू फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करेगा तो टू फोर्सेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के अनुसार क्या होना चाहिए? वो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, और साथ में कोलिनियर रहना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन उसका एक ही लाइन पे एक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। पैरेलल को भुला ही जाइए, कोलिनियर है तो एक ही लाइन, लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम रहेगा। लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन पे रहेगा तब कोलिनियर रहता है। आप फोर्स सिस्टम में पढ़े थे ना कि कोलिनियर कब कहलाएगा? जब लाइन ऑफ एक्शन उसका एक ही रहेगा। मोर देन वन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जब एक ही रहता है तो उसको हम लोग कोलिनियर फोर्स कहते हैं। और जब सिंगल पॉइंट से एक्ट करता है, सिंगल पॉइंट से एक्ट करता है मगर लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग रहता है तो उसको टन कैरेट बोला जाता है। तो इसमें कोलिनियर बोल रहा है तो हम कोलिनियर लेके चलेंगे। नेक्स्ट है थ्री फोर्स प्रिंसिपल। जब तीन फोर्सेस लगेगा और तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि थ्री फोर्सेस के फोर्सेस प्रिंसिपल के अनुसार इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम acted upon by three force, then the resultant of any two forces must be equal and opposite and collinear with third forces। ठीक है, जब तीन फोर्सेस बॉडी पे लग रहा होगा, किसी सिस्टम पे तीन फोर्सेस लग रहा होगा, तो वो इक्विलिब्रियम में होने के लिए प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम के अनुसार क्या होना चाहिए? उस तीन फोर्सेस में से कोई दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा ना, वो तीसरा फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और कोलिनियर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसको टू फोर्सेस प्रिंसिपल से कंबाइन करते हैं, टू फोर्सेस प्रिंसिपल से कंबाइन करते हैं, तो देखिए कंबाइन करके देखते हैं, इससे कंपैरिजन करके देखते हैं क्या होता है। आसानी से समझिएगा, इसीलिए कंपैरिजन करके अगर टू फोर्सेस प्रिंसिपल समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, हम टू फोर्सेस में क्या कर रहा था? जब दो फोर्सेस लग रहा था किसी बॉडी पे, सपोज दैट ये सर्कुलर बॉडी है, यहाँ पे चलो यहाँ पे लिखते हैं साइड में। सपोज दैट कोई सर्कुलर बॉडी है, इस पे तीन फोर्सेस लगा, F1, F2 और F3, इस डायरेक्शन में तीन फोर्सेस लगा।
तो थ्री फोर्सेस प्रिंसिपल कहता है कि इसमें से किसी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा, या दो फोर्सेस का जो इक्विवेलेंट होगा वो तीसरे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए और कोलिनियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये F1 और F2 दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया, सपोज कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में आया, इसको हम कोई नाम दे दिए FR, F रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, F1 और F2 का, ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन इक्वल क्या होना चाहिए, थर्ड फोर्स जो हमारा बच गया उसके इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका और इसका रिजल्टेंट F1 और F2 का रिजल्टेंट F3 के सीधे इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, और साथ में क्या, कोलिनियर भी होना चाहिए, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होना चाहिए, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। या फिर अगर कह दिया, क्वेश्चन में मेंशन है कि थ्री फोर्सेस किसी सिस्टम पे लग रहा है या किसी बॉडी पे लग रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को आप सेटिस्फाइड करके हमको शो करिए, प्रूफ करिए कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से बारी बारी से दो फोर्सेस लेंगे, फर्स्ट टाइम से 1 और 2 फोर्सेस लेंगे और शो करेंगे कि इसका रिजल्टेंट F3 के इक्वल एंड अपोजिट है और इसका लाइन ऑफ एक्शन एक डायरेक्शन में है। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको F2 और F3 फोर्स को लेंगे और शो करेंगे कि F2 फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट है F1 और F3 का रिजल्टेंट। नहीं तो F3 और F2 फोर्स लेंगे और उसको शो करेंगे कि ये उसका F3 और F2 का रिजल्टेंट जो है वो F1 के इक्वल एंड अपोजिट है। ये कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करेगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम अगर स्टेटेड है, मतलब कि ऐसा होता ही है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, नियम होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये स्टेटेड है मतलब लिखा हुआ है, ऑलरेडी आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल के रूप में, मतलब ऐसा होता है। अगर थ्री फोर्सेस लग रहा है किसी बॉडी पे और मेंशन है कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है, एक नियम है। तो तीन फोर्सेस जब के, मगर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिस्टम पे केवल और केवल थ्री फोर्सेस रहे और हमको बोला गया है कि ये इक्विलिब्रियम में है, या फिर मान रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर मान रहे हैं तब तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है। मगर अगर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम में है तब तो ये होगा ही होगा। कोई दो फोर्सेस रहेगा, इस तीन में से कोई दो फोर्सेस रहेगा, उसका रिजल्टेंट तीसरा फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। उसी तरह से थ्री फोर्स की जगह पे अगर फोर फोर्सेस प्रिंसिपल है, तो इसमें जब ऑब्वियसली हम लोग देख रहे थे जैसे टू फोर्सेस प्रिंसिपल में दो दो फोर्स के लिए नियम था, थ्री फोर्सेस में तीन फोर्सेस के लिए नियम था। उसी तरह से फोर फोर्सेस प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में चार गो फोर्स रहेगा। तो उसके लिए देखिए क्या कहता है, एज पर दिस प्रिंसिपल इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम acted upon acted upon by four forces, then the resultant of any two forces must be equal and opposite and also collinear with the resultant of other two forces, ठीक है। जब चार फोर्सेस लगेगा तो सिमिलरली जैसे थ्री फोर्सेस वाला में देखे थे कि तीन फोर्सेस लग रहा था, तो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरा फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एंड ऑल्सो कोलिनियर हो रहा था। तो फोर फोर्सेस में हो जाएगा कि किसी भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा बचा हुआ दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का। इसको हम लोग बोलते हैं फोर फोर्सेस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग देखे, आगे देखते हैं, समझ जाइए आप लोग बढ़िया से इसको, कम से कम पॉइंट आप लोग तीनों पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम का वो याद रखेंगे और तीनों को क्या कहता है ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थ्योरी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है, कितने प्रकार का इक्विलिब्रियम होता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ
इक्विलिब्रियम कितने प्रकार का होता है वो देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास मेनली 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है लिखा हुआ है, पढ़िए तो आता है पढ़ने, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पहला देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, डिफिनीशन से जाते हैं, एक्सप्लेनेशन से जाते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक वस्तु या कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है जब इफ इट इज रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है। कहता है कि एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है, कब कहलाता है, जबकि वह अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, जब उसको फोर्स लगा के, थोड़ा बहुत हल्का सा फोर्स लगा के, लिटिल बिट ऑफ फोर्स लगा के उसको ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है। सपोज दैट कोई इस प्रकार का एक कर्व सरफेस है, ठीक है, इस कर्व सरफेस है, इस पे कोई सर्कुलर बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, कोई सर्कुलर बॉडी रखा हुआ है। गलत ड्राइंग हो गया, आपको फिर से ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट कि कोई सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, इस पे एक गोला रखा हुआ है, गोला समझते हैं, गोल आकार का बॉडी कोई रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है। तो और ओरिजिनली ये ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन में है, अगर हम इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो यहीं पे आएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें स्मॉल फोर्स लगा करके इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं, सपोज दैट इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, ठीक है, और फिर हम छोड़ दिए इसको फोर्स, फिर हम फोर्स हटा दिए, तो ये क्या होगा, गोला अगेन, क्योंकि कर्व सरफेस है तो गोला सरक के फिर सेम इसी पोजीशन पे आके रुक जाएगा, ठीक है, सेम इसी पोजीशन पे आकर के रुक जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि इस प्रकार का बॉडी जब इक्विलिब्रियम में हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सपोज दैट कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी है, इस पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई एफ लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो बॉडी क्या होगा, गोला क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और आके यहीं पे रुक जाएगा ना, कि वापस आएगा। जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, आप ट्राई करके देखिएगा घर में, जब कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा आपका जमीन पे, आपका सरफेस जनरली क्या होता है, रूम का सरफेस आपका जनरली जनरल केस में तो हॉरिजॉन्टल ही होता है, तो उस पे अगर आप कोई गोला या गोली या गोल आकार का कोई वस्तु होगा, तो गोल आकार का वस्तु क्या होता है आपके घर में जनरली, गेंद होगा, ठीक है, लोटा होगा, और क्या होगा गोल आकार का वस्तु, याद कीजिए घर में क्या क्या है, गोला, गेंद तो ऑलमोस्ट सबके घर में होता ही है, ऑलमोस्ट होता है सबके घर में, नहीं तो गेंद आकार का कोई और वस्तु होगा, तो अगर उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आप रखिएगा तो हिले डुलेगा, रुक जाएगा ना वहीं पे। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम का कंडीशन या रेस्ट का पोजीशन। अब उसको हल्का सा फोर्स लगाइएगा तो गेंद आगे बढ़ जाता है, या गेंद वहां से सरक के दूसरी जगह चला जाता है, हल्का सा उसको टच करके ढकेलते हैं तो आगे जाके क्या होगा, रुक जाएगा वो कहीं। तो इस प्रकार का जब इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड वाला जो पॉइंट है, मतलब वस्तु को डिस्प्लेस किए, डिस्प्लेस होकर के कोई दूसरे पोजीशन पे गया और वहां पे वो रुक गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड वाला जो पॉइंट है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जब बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करने के बाद वो पोजीशन चेंज करेगा और फिर वापस अपने पोजीशन पे आके, ओरिजिनल पोजीशन जहां पे वो था वहां पे जब आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, वस्तु वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, वहीं पे रुक गया, तो ये हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, किसी और पोजीशन में जाकर के वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जैसे कि इसमें और इसमें हो रहा था, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम में वो आएगा ही नहीं, मतलब हम बॉडी को लुढ़का दिए, वो लुढ़क रहा है, ठीक है ना, इधर उधर कहीं दूसरे जगह पे वो घूम रहा है,
रेस्ट पोजीशन में आया ही नहीं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे देखो इसी कर्व का अपोजिट डायरेक्शन में बनाते हैं। अगर कर्व हमारा इस प्रकार का हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई वस्तु ओरिजिनली रेस्ट पोजीशन पे है, इसको हम फोर्स लगा दिए तो ये लुढ़कते चल जाएगा ना। अब कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है। मगर क्या होगा, अगर अगर कर्व रहेगा, इस पे कोई गोला रखेंगे तो वो तो जिस ओर कर्व रहेगा उस ओर मुड़ता चला जाएगा, उस ओर वो घूमता चला जाएगा, ठीक है। सपोज दैट कर्व बहुत बड़ा है, इस तरह का है, इस तरह का है, तो अगर हम यहाँ से कोई गोला है उस पर फोर्स लगाएंगे तो कर्व की ओर जाएगा। अब ग्रेविटी इसको खींचेगा, ये लुढ़कता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो तीन प्रकार का इक्विलिब्रियम हम लोग सीखे आज। तो तीनों प्रकार का इक्विलिब्रियम आप लोग याद रखेंगे। डिफिनीशन नहीं, एक्सप्लेनेशन याद रखेंगे, क्योंकि अगर पूछ दिया एग्जाम में कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इस तरह से पूछता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो उस केस में हम लोग तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे बारी बारी से। देखो हम नेक्स्ट केस में प्रॉपर डायग्राम बना करके भी आप लोग को दिखा रहे हैं। देखो इस केस में इस तरह का आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। जो आपका रिटेन वाला पार्ट था, ये लिखने के बाद पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम जब क्वेश्चन में अगर आ गया एग्जाम में बोर्ड में तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, तो तीनों का नाम पहले लिख देंगे 1 2 3 करके, और एक एक करके फिर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो कहेगा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसके बाद फिर से नीचे में एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फिर नंबर 1 पॉइंट देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बाद लिखेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट इज रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला ड्राइंग था आपका ये वाला ड्राइंग बना देंगे पेंसिल से। ड्राइंग हमेशा किससे बनाइएगा, जब भी एग्जाम में आपको आए ड्राइंग बनाने के लिए या क्वेश्चन में ड्राइंग हो, हमेशा और हमेशा पेंसिल का उपयोग करना है। पेन ड्राइंग में भूल के भी नहीं लगाना है। अगर आप पेन से ड्राइंग बना दीजिएगा ना, तो जो नंबर रहेगा ना, हो सकता है एक नंबर काट भी ले थ्योरी पेपर में, ठीक है ना। तो जब भी थ्योरी लिखना हो और उसमें कोई डायग्राम भी हो, ठीक है, तो ड्राइंग हमेशा हम लोग बनाएंगे पेंसिल से। इवन जब आप न्यूमेरिकल फॉलो करते हैं, न्यूमेरिकल में भी बहुत सारा न्यूमेरिकल में ड्राइंग बनाते हैं, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वगैरह में, तो ड्राइंग हमेशा आप पेंसिल से बनाएंगे। लिखने वाला पार्ट जो रहेगा वो आप कलम से लिखेंगे, और कलम में भी कौन सा, केवल ब्लू और ब्लैक, तीसरा कलर भूल के भी यूज नहीं करना है। अगर एग्जाम में तीसरा कलर यूज कर दिए ब्लू और ब्लैक को छोड़ करके, वहीं पे काट के जीरो कर देगा, समझे ना। कितना अच्छा लिखा हुआ रहे, जैसे ही तीसरा कलर आएगा ब्लू और ब्लैक को छोड़ करके तीसरा कलर जैसे ही आएगा काट के पूरा नंबर जीरो। तो भूल के भी एग्जाम में तीसरा कलर यूज नहीं करना। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझ गए। इसका ड्राइंग देखिए, ड्राइंग भी प्रॉपर ड्राइंग है इसमें, तो इस तरह का ड्राइंग हर एक के लिए एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे और हम लोग बना देंगे, तो फुल मार्क्स हम लोग को मिलेगा। नेक्स्ट जब इक्विलिब्रियम में हम लोग आते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम का उपयोग हम लोग को हमेशा आता है, खास करके जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, कोई आइडिया आप लोग को कि फ्री बॉडी डायग्राम किसको कहते हैं, ठीक है। आइडिया तो है, आप लोग बनाए भी हैं, एग्जाम दिए हैं तो एग्जाम में भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए होंगे। बस क्या है उसमें जैसे तैसे बनाए थे, अब हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक स्केच है, ठीक है। जो भी हमारे पास सिस्टम है, जो बॉडी दिया गया है या सिस्टम जो हम इमेजिन कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन में हमारे पास जो सिस्टम है, तो उस सिस्टम का एक लाइन डायग्राम है, आइसोलेटेड डायग्राम है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, उस बॉडी पे लग रहे फोर्सेस को और रिएक्शन को, ठीक है ना। तो डिफिनीशन से ही जाते हैं, पहले शुरू करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इज ए स्केच ऑफ द आउटलाइन शेप ऑफ द बॉडी which represents it as a being or as a being isolated or free from its surrounding, ठीक है। कहता है कि फ्री बॉडी डायग्राम
फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा स्केच है किसी भी बॉडी का या किसी भी वस्तु का जो कि अपने सराउंडिंग से अलग हो, सराउंडिंग से अकेला हो, और उस पे जितना भी फोर्सेस का पुल लग रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, जैसे कि देखो इस ड्राइंग में ही आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं कि एक एक नाव है, नाव पे कोई फोर्स पी लग रहा है। ठीक है, तो जब इस नाव पे फोर्स पी लग रहा है तो इस नाव का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे, तो हमको पूरा नाव बनाने की जरूरत नहीं है, हम कोई पॉइंट से या कोई लाइन से इसको मेंशन कर देंगे कि हाँ ये इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है नाव का। ठीक है, अब इस नाव पे जो फोर्स लग रहा है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, अगर हम एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पे जो पॉइंट लिया है, सपोज दैट कि पॉइंट ओ है, तो हम मान लिए कि यही नाव है। ठीक है, जिसपे को क्या कोई फोर्स पी लग रहा है, तो कोई फोर्स पी से रिप्रेजेंट किया है, फोर्स पी लग रहा है। अब कितना डिग्री लग रहा है फोर्स, अगर ये इंक्लाइन फोर्स है तो कोई ना कोई एंगल से लगेगा, तो पी ऑलरेडी इंक्लाइन फोर्स है, ड्राइंग नजर आ रहा है ड्राइंग में। अब ये 30 डिग्री एंगल से लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल से लग रहा है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। और नाव पे और कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, तो नाव पे देखो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको नाव के वेट के कारण कोई फोर्स लग रहा है, नाव का कुछ वेट होगा, लिखा हुआ है 15 केजी वेट, तो इस वेट का फोर्स किधर लगेगा, नाव का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड की ओर लगेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो सरफेस पे अगर डाउनवर्ड फोर्स डब्ल्यू वेट के कारण लग रहा है, तो इस वेट का कोई रिएक्शन फोर्स होगा, तो उस रिएक्शन फोर्स को एन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ही आपका हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, इस केस में जो आपको नाव दिखा रहा है उसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता है, फ्री बॉडी डायग्राम पूरे सिस्टम का भी बना सकते हैं, सिस्टम के एक सिंगल पार्ट का भी बना सकते हैं। जब पूरे सिस्टम का बनाएंगे तो पूरे सिस्टम का हमको लाइन डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, साथ में ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि उस पर कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फिर उस पे उस फोर्स के कारण अगर उसमें कोई रिएक्शन आ रहा है तो वो भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर उसमें कोई वेट दिया हुआ है, अगर सिस्टम का कोई वेट है तो उस वेट को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, और उस वेट के कारण कोई रिएक्शन फोर्सेज आ रहे हैं तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या सीखे इतना देर में हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम के अगर पूछ दिया आपको तो क्या बताइएगा, याद करके देखिए, तो अभी ही याद करके देखिए, एक बार माइंड में रिमाइंड कीजिए कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, क्या होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक सिंपल स्केच है किसी भी सिस्टम का या किसी पार्टिकुलर बॉडी का, जो कि अपने सराउंडिंग से अलग होता है, अपने सराउंडिंग से अकेला होता है, और उसमें हम लोग ऑल नेसेसरी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऑल नेसेसरी फोर्सेस जितना है, ऑल नेसेसरी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और नेसेसरी फोर्सेस कौन सा रहेगा, कोई एक्स्ट्रा कोई नेसेसरी फोर्सेस कौन सा रहेगा, कोई सराउंडिंग से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा उस बॉडी पे, उसको रिप्रेजेंट कीजिए। बॉडी का सेल्फ वेट है उसको रिप्रेजेंट करिए, उसमें कोई इंटरनल फोर्सेस जनरेट हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करिए, कोई रिएक्शन जनरेट अगर हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करिए, कोई मूवमेंट और कपुल अगर जनरेट हो रहा है तो उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए। ठीक है ना, या शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है। ठीक है ना, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा, 2 गो या 3 गो शॉर्ट नोट्स उसमें लिखने के लिए बोलेगा, उसमें ये रह सकता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो इसको दोबारा देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ और हम लोग प्रोसीजर भी है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए बॉडी, या फिर अगर कोई सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, नंबर ऑफ बॉडी है, एक सिस्टम में एक्ट कर रहा है, तो उसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका प्रोसीड्यूर है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप लोग इतना रिवाइज कीजिए। क्या रिवाइज करेंगे, पूरा इक्विलिब्रियम में 2-3 क्लास, जितने 2 क्लास लिए है ना, इक्विलिब्रियम आप लोग पूरा रिवाइज कीजिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, कंडीशन इक्विलिब्रियम का क्या है ये भी रिवाइज करेंगे।
उसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो एकदम याद ही कर लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए कि बाहर निकले ही नहीं, एकदम माइंड में एकदम बड़ा सा होल कर लो और जितना भी फार्मूला है ना सबको डाल लो, कि जब भी पूछे ना फट से मुंह से निकल जाए कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। जो ये सब ऐसा चीज है कि कभी भूलने वाला चीज नहीं है, हमेशा अभी से लेकर पूरा इंजीनियरिंग में आपको काम आएगा। तो ये याद रख लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम इसको भी याद रखना है, पॉइंट्स तीनों याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी याद रखिएगा, याद रह जाएगा आपको। फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम याद रखना है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका देखेंगे, इतना तक आप लोग ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।